बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। 9 फरवरी है और दिन है जुमे का। इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 9:42 हैं रात के। देखें, बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। मैं इस वीडियो में आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल भी बताता हूँ कि ताज़ा तरीन सूरत हाल है क्या, किसके पास कितनी नशिस्तें हैं बकौल इलेक्शन कमीशन के और जो इलेक्शन कमीशन का रिजल्ट है उसके मुताबिक। लेकिन एक बड़ी पेशरफ्त हुई है, एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है और वो ये हुई है कि इफ़त सोमरो जो जहांगीर तरीन साहब के मुकाबले में इलेक्शन लड़ रही थी और जिन्होंने तबाही और बर्बादी फेर दी थी, जिनको कोई भी नहीं जानता था, लेकिन इमरान खान की उम्मीदवार बनने के बाद उन्होंने जो वहां पे एक सियासी तौर पे जल्जला बर्पा कर दिया था और वाज़ेह तौर पर जीत गई थी इलेक्शन से पहले ही, उनको जो है वो अगवा किया गया, उनको अगवा करके उनका बयान दिलवाया गया। फिर उस बयान पे जो है वो सवालात उठे कि ये उनका कैसे बयान आ गया है कि जनाब मैं दस्तबरदार हो रही हूँ और कैसे ही हो सकता है, कोई उनका वो रिटर्न भी आया था, चीज़ें आई। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उनके भाई का एक बयान आया कि नहीं वो बिल्कुल अगवा नहीं हुई और हम खुद ये जो है ना वो दस्तबरदार हो रहे हैं और ये सारी चीज़ें हैं। फिर क्या हुआ कि इफ़त साहिबा का ये साबित हुआ कि जनाब इफ़त साहिबा और उनके भाई दोनों की एक ही कमरे की वीडियोस थी, क्योंकि पीछे जो पर्दा लगा हुआ था वो एक था, ये भी एक्सपोज हो गया। फिर जब ये सवालात उठे और तरीन साहब के ऊपर तबर्रा पड़ी गई, लोगों ने लानतें भेजी पूरी दुनिया से जहांगीर तरीन साहब के ऊपर, तो फिर एक और ड्रामा रचाया गया कि वो जहांगीर तरीन साहब के साथ बैठी हैं और वो खुद तरीन साहब के हक में दस्तबरदार हो रही हैं। ये वीडियो आ गई, लेकिन अब तहलका खेज वीडियो इफ़त सोमरो ने जारी कर दी है जिसमें वो रो रही हैं, जिसमें वो बता रही हैं कि उनके साथ क्या हुआ है। अब जरा सुने कि उन्होंने क्या कहा है। फिर मैं दो और चीज़ों पे आपको बताना है, एक जो पाकिस्तान के अंदर एक उसकी मायूसी है लोगों को, उस पर मैंने बात करनी है, और जो ताज़ा नताइज है उनके ऊपर। पहले सुनिए कि इस इफ़त सोमरो साहिबा क्या कह रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इफ़त सोमरो, एडवोकेट। मैं NA 155 लोधरा से जहांगीर तरीन के मुकाबले में कैंडिडेट थी। इन्होंने मुझे इतवार वाले दिन अगवा करवाया था। मेरा छोटा भाई भी मेरे साथ था। मेरे छोटे भाई पर तशद्दुद करते रहे हैं और मुख्तलिफ तरीक़ों से इन्होंने मुझसे 8-9 वीडियो बयानात लिए, मेरी वीडियोस बनाई हैं इन्होंने, और मुझे आज इन्होंने छोड़ा है। मैंने कोई एक भी बयान अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से नहीं दिया। इतनी बतौर पाकिस्तानी, बतौर मुसलमान, बतौर इंसान इतनी मुझे तकलीफ़ है इस बात की, इतनी तकलीफ़ है। आपको पता है कि बहनें भाइयों के मामले में कितनी हसास होती हैं। बहनें कभी मतलब भाई को एक लम्हे के लिए भी तकलीफ़ में नहीं देख सकती। आप एक बहन के सामने उसके भाई को टॉर्चर करेंगे, उसके भाई पे तशद्दुद करेंगे, उसके भाई को मारेंगे, बहन कहाँ बर्दाश्त करेगी? कैसे वो बहन जो है वो खड़ी रह सकती है? तो उसने तो सरेंडर करना था, वो उसने तो वीडियो रिकॉर्ड करवानी थी। इससे ज़्यादा हम किस बस्ती में गिरेंगे? और यकीन करें, मैंने आज इमरान रियाज खान साहब की ट्वीट पे सख्त ट्वीट किया। जब इमरान रियाज साहब ने कहा कि कोई सुप्रीम कोर्ट, कोई अदालत इसका नोटिस लेगी, मैंने को ट्वीट किया। मैंने कहा इमरान भाई, आपको खुदा का वास्ता है, आप इस लफ्ज़ सुप्रीम कोर्ट से लोगों की तौक़ात मत बढ़ाएं। जब आपको भी पता है इमरान रियाज खान साहब, आपको पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है कि क्या होना है वहां पे सुप्रीम कोर्ट में, तो आप ऐसे ही लोगों की तवक्कुआत बढ़ा रहे हैं। मैंने ये बहुत सख्त ट्वीट किया इमरान भाई के ट्वीट के ऊपर। क्यों? अवामी अदालत है या अल्लाह की अदालत है, दरमियान में कुछ नहीं है पाकिस्तान में। ये बात बड़ी आपको वाज़ेह होनी चाहिए। लिहाजा कोई तवक्कुआत अदालतों से बिल्कुल बढ़ाने की जरूरत नहीं है। मैं ये आपको बता रहा हूं कि आप सुप्रीम कोर्ट इस मामले में, हाँ वो उस पर मैं आता हूं, क्या होगा फॉर्म 45 और उस मामले में, लेकिन ये इस मामले में आपकी तवक्कुआत कोई बढ़ाए। मैंने इसलिए इमरान भाई को कहा है कि इस मामले में ना इन तौक़ात बढ़ाए लोगों की कि सुप्रीम कोर्ट इसका नोटिस ले लेगी, चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैसल साहब इसका नोटिस ले लेंगे और इफ़त सोमरो को बुला लेंगे। ये तौक़ात बिल्कुल लोगों की नहीं बढ़ानी चाहिए। लोग हर्ट होते हैं बाद में जब उनकी तौक़ात को ठेस पहुंचती है। तो दूसरी बात पे आ जाएं जनाब, मुझे आज एक डॉक्टर साहब का भी फ़ोन आया और मैं आपको बताऊं, मुझे जो सबसे ज़्यादा एक परेशानी है, जिस वजह से मैं ये बात करने जा रहा हूँ, बात ये मैं करना चाह रहा हूँ कि मैंने एक ट्वीट भी किया कि खुदा की कसम ये मुल्क तब्दीली की तरफ जा रहा है और आपने ना डरना है, ना सरेंडर करना है, ना आपने मायूस होना है। और जैसे इमरान रियाज खान साहब कहते हैं कि आपने दिल नहीं छोड़ना। ये मुल्क तब्दीली की तरफ जा रहा है, ये मुल्क तब्दीली की तरफ जा रहा है, ये मुल्क तब्दीली की तरफ जा रहा है। आपने बिल्कुल किसी हवाले से बिल्कुल ये नहीं होना कि पता नहीं बस सब कुछ खत्म हो गया। कुछ भी खत्म नहीं हो गया। आपको कल पता चल गया कि आपके वोट की पर्ची की ताकत क्या है। आज चल रहा है ना सोशल मीडिया पे कि इतना वोट पड़ा है PTI को कि 2 दिन हो गए नताइज बदलते बदलते और अभी तक नताइज तब्दील किए जा रहे हैं। यह है आपके वोट की ताकत, और आपने अपनी वोट की ताकत से इंसानों के सारे मंसूबों को बर्बाद कर दिया है। हमें क्या बताया गया था? हमें यह बताया गया था ना कि मियां नवाज शरीफ
सादा अक्सरियत तो कंफर्म है और 2/3 अक्सरियत देने की कोशिश की जाएगी। हमें क्या बताया गया था कि पीटीआई 25 सीटों के ऊपर होगी। हमें क्या बताया गया था, मैक्सिमम पीटीआई की 35 सीटें होंगी। गालियां देके कहा जाता था कि इमरान खान को हम 35 से ज़्यादा सीटें नहीं देंगे। और ये उमर चीमा, ये अपना सुहेल बड़ाई साहब, ये 2-3 और लोग, इन्होंने बड़े अब आके बताया कि इतनी सीटें पीटीआई के पास होंगी, इतनी पीएमएलएन के पास होंगी। ये सब बंदों के मंसूबे थे। लेकिन आप लोगों ने, जिन्होंने वोट डाला है, आपने अपने वोट की पर्ची से बंदों के सारे मंसूबों को फ्लॉप किया है। आपने उनको जो है वो सारे मंसूबों को नाकाम बना दिया है। आपके वोट की पर्ची की ये ताकत है। आज से ये मुहिम चलाएं। जिन लोगों ने वोट नहीं डाला था उनको कहें कि हम वोट डालेंगे। और मैं आपको बता दूं, अगर आज से आपने ये मुहिम चलाई ना कि हम अगले इलेक्शन में फिर जाएंगे वोट डालने के लिए, हम बिल्कुल मायूस नहीं है, तो ये सबसे ज्यादा खतरनाक होगा जब आप ये कहेंगे। अगर आप ये कह देंगे कि हमने वोट डाला था, हमारे वोट से तो कुछ हुआ नहीं है, आइंदा हम वोट नहीं डालेंगे, ये कामयाबी होगी उन सब की जो चाहते हैं कि इस मुल्क में यही निजाम चलता रहे। आपने वोट डालना है। जल्द आपके दोबारा, मुझे नजर आ रहा है कि दोबारा इलेक्शन होंगे, ये मैं आपको बता रहा हूं, दोबारा इलेक्शन होंगे। आपको वोट की दोबारा आपको मौका मिलेगा और जिन्होंने वोट नहीं डाला वो भी वोट डालें। और मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, जैसे हमारे इस्लामाबाद में बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने अपना वोट ट्रांसफर नहीं करवाया था, तो वो नहीं डाल सके। मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह अपना वोट ट्रांसफर करवाया था। आज से वोट अपना ट्रांसफर करवाने की तरफ जाएं। इलेक्शन कमीशन का प्रोसेस जरा लेंथी होता है। आसान तरीका इसका यह है कि ऑनलाइन जाएं ना, वो उसके ऊपर पोर्टल के ऊपर जो नादरा का है, वो जो आप आईडी कार्ड का एड्रेस चेंज करते हैं, जब आप अपने आईडी कार्ड नया अप्लाई करते हैं और उसका एड्रेस चेंज करते हैं, तो उस वक्त ये होता है कि आपसे वो पूछता है कि आपने ये आपका आर्जी पता और मुस्तकिल पता किस पे आपका वोट होना चाहिए। वहां पे आप अगर आर्जी तौर पे इस्लामाबाद जिस शहर में, वहां पे टिक करें ताकि आपका वोट उस शहर में होना चाहिए। आपको उस दिन अपने गांव वापस जाने की जरूरत ना पड़े। इतना लंबा ट्रैवल होता है कई जगहों पे। हमारे कई यहाँ पे दोस्त हैं जो अंदरूनी सिंध के हैं, तो वो नहीं जा सके, लिहाजा वोट अपना वो करें। आ जाए अगली बात पर कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। इस वक्त मैं आपको बता देता हूं कि इस वक्त तक जो इलेक्शन कमीशन ने जो रिजल्ट अनाउंस किए हैं, जो 2 नंबर रिजल्ट अनाउंस किए हैं, उसके मुताबिक मैं आपको बता देता हूं कि जनाब ये आ गए। अच्छा, एक तो मियां नवाज शरीफ जनाब मनसेरा से भी उनको जितवा दिया गया, वो हार गए थे, बदतरीन उनको शिकस्त हुई थी। और एक एतराज़ हो रहा था कि उसके ओन चौधरी के वोट ज़्यादा हैं, तो उसके कैसे ज़्यादा हो गए, मियाँ साहब के कम हैं। तो लाहौर से आप रिजल्ट चेंज करके फॉर्म 47 और मियाँ साहब के नताइज जो है वो वोट बढ़ा दिए गए हैं। अब आ जाए जनाब, इस वक्त तक सूरत हाल ये है कि पीटीआई के आज़ाद जो जीते हैं उनकी तादाद 107 है। 107 और मैंने कल फिगर दी थी कि 47 नशिस्तों के ऊपर रिजल्ट चेंज हो रहा है। 47, मैं अपनी खबर पर कायम हूं। टोटल 47 नशिस्तों पर कौमी असम्बली की रिजल्ट चेंज हो रहा है। 107 अगर अब जीते हैं, 107 में आप 47 ऐड करें तो 154 जो रिजल्ट आ चुके हैं उसके मुताबिक पीटीआई की नशिस्तें 154 बनती हैं। 47 रिजल्ट चेंज करके पीटीआई को हराया गया है, नवाज शरीफ को जितवाया गया है। अच्छा, 107 है, फिर भी इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन के नतीजे के मुताबिक। नून लीग है 67, पीपल्स पार्टी है 49, और जो पीटीआई के अलावा इंडिपेंडेंट हैं वो हैं 12, ठीक है। उसके अलावा एमकेएम 9, जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान 3, बाप 2, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी 2, मजलिस वातुल मुस्लिमीन 1, पाकिस्तान मुस्लिम लीग ये आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग इस नाम से कोई है 1, और हक दो तहरीक बलूचिस्तान 1, बलूचिस्तान अवामी पार्टी 1, पख्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी 1, नेशनल पार्टी 1, पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया 1, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी 1, पाकिस्तान नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी 1। ये है जनाब सूरत हाल, ये इस वक्त तक की पार्टी पोजीशन है और इसके में ये हो गया है। तो बहरहाल जनाब इसमें ये होगा कि अब चीज़ें चल रही हैं बहरहाल। लेकिन मैं आपको बताऊं, मुझे आज एक डॉक्टर साहब की कॉल आई, जिस वजह से ये मैंने बात की है कि आपने मायूस नहीं होना। हुआ ये कि मुझे डॉक्टर साहब की कॉल आई और वो डॉक्टर साहब बहुत लाइक डॉक्टर हैं और उन्होंने डबल FCPS किया हुआ है, और डॉक्टर साहब ने, तो उनकी मुझे कॉल आई और बहुत ज़्यादा अपसेट थे और उन्होंने कहा सदीक भाई जो है ना आप बताएं, मैं तो बहुत ज़्यादा मायूस हूँ, ये क्या हुआ है हमारे मुल्क के साथ, ये क्या हो रहा है हमारे मुल्क के साथ। तो मैंने उन्हें ये बात कही, मैंने जो ट्वीट किया मैंने उसके बाद ट्वीट किया डॉक्टर साहब से बात करने के बाद, जो मैंने अब आपके सामने बात किया कि आपने बिल्कुल मायूस नहीं होना, ये मुल्क जा रहा है तब्दीली की तरफ, ये कन्फर्म जा रहा है मुल्क तब्दीली की तरफ। टाइम लगेगा, अगर आप हट गए पीछे फिर तो ये है कामयाबी जो इस मौजूदा निज़ाम को चलते रहना देना चाहते हैं, उनकी कामयाबी है। आप वोट डालने नहीं जाएंगे, आप चुप करके बैठ जाएंगे, आप मायूस हो जाएंगे, वो नहीं होंगे। मुझे इस बात की परेशानी है कि वो डॉक्टर जो डबल FCPS हैं और पीड्स के डॉक्टर हैं, अब आप देखें कि ये पाकिस्तान के जो सरकारी मेडिकल कॉलेजेस हैं ना, इनके पढ़े हुए जो डॉक्टर्स हैं ना,
वो बड़े ज़बरदस्त हैं, वो बड़े कॉम्पिटेंट हैं, वो बहुत लायक हैं, उनसे ज़्यादा लायक हैं, उनमें भी कुछ हैं, लेकिन ज़ाहिर है हमारा बदकिस्मती से ये जो बाहर से हमारे MBBS लोग करके आते हैं उनमें भी बहुत से लायक डॉक्टर हैं। मेरा एक दोस्त है, वो मतलब मैं डॉक्टर मती रहमान मेरा दोस्त है, वो बाहर से MBBS करके आया और वो पाकिस्तान के हज़ार डॉक्टर से अच्छा डॉक्टर है, हालांकि बाहर से पढ़ गया है, ये कोई वो नहीं है। लेकिन बहरहाल मैं सिर्फ अपने उन डॉक्टर्स की बात कर रहा हूं जो पाकिस्तान के सरकारी मेडिकल कॉलेजेस के पढ़े हुए हैं, वो बहुत लायक होते हैं क्योंकि वो 99% मेरिट पर आते हैं और वो क्रीम ऑफ द नेशन है, वो सारी चीज़ें हैं। अब हो क्या रहा है, अगर पहले हमारे हमारे डॉक्टर्स जो पाकिस्तान के मेडिकल कॉलेजेस के पढ़े हुए लायक, मैं ऐसे दर्जनों डॉक्टरों को जानता हूं जिनका मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है। डॉक्टर शेख रियाज को जानता हूं और बहुत सारे डॉक्टर्स को जानता हूं। डॉक्टर शेख रियाज सऊदी अरब में होते हैं, तो मैं उनको जानता हूं जो इतने लायक डॉक्टर्स थे और वो पाकिस्तान से चले गए। उनकी जगह बस हमने मुख्तलिफ ऐसे डॉक्टर्स भर दिए जो शायद उतने लायक नहीं हैं। पाकिस्तान का और पाकिस्तानी को नुकसान दिया कि वो डॉक्टर जो मुझे कॉल करके मायूसी का इजहार कर रहे थे, जो डबल FCPS हैं, अब वो मुझे बताएं कि अगर वो डॉक्टर पाकिस्तान से मायूस होकर चला जाता है, किसका नुकसान है? नवाज शरीफ का नुकसान है? नहीं। क्यों नवाज शरीफ का नुकसान नहीं है? उस तो पहले लंदन से इलाज कराता है, उसकी तो सारा खानदान वहाँ पे है, उनका तो सारी जायदादें वहाँ पे हैं, उसको क्या मसला है? वो तो पाकिस्तानियों से इलाज ही नहीं कराता, वो तो कराता लंदन वालों से। नुकसान है आम पाकिस्तानी का, जो आप लोग जाके सरकारी हॉस्पिटल्स में जाके बच्चे चेक करवाते हैं, अपने मेडिसिन लेते हैं, या चलें प्राइवेट भी वो डॉक्टर बैठते हैं। ये मैं अच्छे डॉक्टर्स को कहता हूं कि वो प्राइवेट बैठ के फीस लेके भी अगर चेक कर रहे हैं तो ये भी सदका जारी है। आजकल इतने अच्छे डॉक्टर्स नहीं बच गए। नुकसान ये हो रहा है कि हमारे अच्छे डॉक्टर्स और जो बाहर से भी पढ़ के आए हैं और यहाँ उन्होंने आके और आगे उन्होंने FCPS वगैरह किया है और वो अच्छे और कॉम्पिटेंट डॉक्टर हैं, वो भी जा रहे हैं बाहर क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं। नुकसान हो रहा है पाकिस्तानियों को। लिहाजा आपको बिल्कुल मायूस नहीं होना चाहिए और चीज़ें इंशाल्लाह बदलेंगी। और किसने बदलनी है? मैंने बदलनी है? किसने बदलनी है? सुप्रीम कोर्ट ने बदलनी है? किसी इदारे ने बदलनी है? नहीं, आपने बदलनी है। आपने बदली है ना, आपने अपने वोट की ताकत से बदली है। अब आपको पता चला कि आपके वोट की ताकत क्या है। आप लोग बैठे हुए थे घरों में, कुछ लोग मायूस होकर कि जी हम वोट डालें ना डालें क्या होना है, हम वोट डालेंगे बंद तो फिर भी नवाज शरीफ ने जाना है। लेकिन आप अगर उस दिन टर्न आउट आपका अच्छा ना होता, अगर आप ना निकलते, तो क्या ये होता जो इस वक्त हो रहा है? आपके वोट की वजह से आज ये जिल्लत शरीफ खानदान को देखनी पड़ रही है। नवाज शरीफ इस घटिया हद तक जलील और ख्वार हो रहा है सियासी तौर पर। लिहाजा आप तैयार रहें, आपको दोबारा वोट का मौका मिलेगा, आप डालें वोट, आपने ये करना है। और मैं आपको बताऊं कि चीज़ें बदलेंगी इंशाल्लाह। आप बदलेंगे, अवाम बदलेंगे, लोग बदलेंगे, अपनी वोट की पर्ची से ताकत से अमन के साथ बदलेंगे। ये बदलना पड़ेगा। देखें इस वक्त जो है ना, वो अवाम ने अपना फैसला सुना दिया है। अवाम के फैसले के बगैर जो भी हुकूमत आएगी वो इंतहाई कमज़ोर हुकूमत होगी, वो इंतहाई कमज़ोर हुकूमत होगी, वो एक दिन भी नहीं चल सकती। और मैंने आपको मिसाल दी थी कि जैसे मरीज होता है ना, जब उसकी ब्रेन डेथ हो जाती है और आप उसको वेंटिलेटर पे डाल देते हैं, आप उसको 1 साल वेंटिलेटर पर रखें, वेंटिलेटर पे आप मसनूई सांस देते रहेंगे, लेकिन उसने जिंदा नहीं होना। और सिरल अल्मेडा ने बिल्कुल सही ट्वीट किया कि ये हुकूमत जो है वो उनका मैं ट्वीट पढ़ देता हूँ सिरल का, कि उन्होंने कहा कि चले मैं वैसे बता देता हूँ एग्जैक्ट उनका अल्फाज क्या थे। उनका ये था कि जैसे वो नहीं होता कि मरीज़ जब आप किसी को लेके जाते हैं हॉस्पिटल तो डॉक्टर लिख देते हैं कि अराइवल पे भी इसकी डेथ थी, यानी ये हॉस्पिटल पहुंचने पर ये इससे पहले ही इसकी डेथ हो चुकी थी। ठीक है, तो मैं क्या इसको बचाने की कोशिश करता, ये तो मुर्दा ही मेरे पास पहुंचा था। तो ये वो हुकूमत है जो आने से पहले ही, जो ऐवान में आने से पहले, इक़्तिदार में आने से पहले ही मुर्दा है। और मुर्दा चीज़ ज़ाहिर कुछ नहीं कर सकती, उसको वेंटिलेटर पे लगा के कोई उसको मसनूई सांस तो दे सकता है, लेकिन उसकी सांसें जो हैं वो बहाल नहीं हो सकती। लिहाजा आपने ना मायूस होना है, ना आपने मायूसी फैलानी है। बिल्कुल मायूस ना हो, चीज़ें आप देखेंगे बदलेंगे। और ये मैं आपको बता दूं कि ये जो फॉर्म 45 जिनके पास हैं, ये बड़ा वैलिड डॉक्यूमेंट है। और इस वैलिड डॉक्यूमेंट के साथ आप देखेंगे कि अदालतों में चीज़ें जब जाएंगी तो चीज़ें बदलेंगी। और उसकी वजह यह है कि देखें ट्रिब्यूनल्स में अब क्या होगा, हाई कोर्ट के लेवल पे क्या होगा। अगर यहाँ पे अमीर भट्टी साहब जिस तरह के जजों के पास केस लगाएंगे तो कोई इम्कान नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली जब ये ऊपर किसी और जज के पास आएगा, आगे जाएगा, तो इसके हवाले से तो बहुत मुश्किल है कि अगर 100 हल्कों की चीज़ें आती हैं तो कितने को आप 2 नंबरी के साथ उनको कहेंगे कि नहीं ये ठीक जीते हैं? कितनों को कह देंगे? 10 को, 15 को, 20 को, 25 को, 75 को बाकियों को आपको कहना पड़ेगा। क्योंकि ब्लंडर ये हुआ है इनसे कि इन्होंने इतनी देर से काम डालना शुरू किया कि तब तक फॉर्म 45 आधे से ज़्यादा जारी हो चुके थे।
जब फॉर्म 45 जारी हो जाते हैं, फॉर्म 45 क्या है? आप जिस पोलिंग स्टेशन पे गए थे, आपने वोट डाला था, उस वोट काउंट हुआ, काउंट होने के बाद एक फॉर्म के ऊपर लिखा गया कि इस पोलिंग स्टेशन से इस जमात ने इतने लिए, इसने इतने लिए, इसने इतने लिए, इसने इतने लिए, ठप्पा लगाया, मोहर लगाई, दे दिया। एक फॉर्म 45, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 100, 150, 200। अब क्या हुआ? ये सारे जाते हैं आरओ के ऑफिस में। आरओ क्या करता है? उस फॉर्म 45 सारे को काउंट करता है कि इसने इतने लिए, इसने इतने लिए, सारों को जमा करके वो एक फॉर्म 47 जारी करता है और वो फाइनल रिजल्ट होता है। यहां पे क्या हुआ है? फॉर्म 45 के मुताबिक जो जीत रहा था 78,000 की लीड से, फॉर्म 47 के ऊपर लिखा हुआ है कि ये हार रहा है 25,000 की लीड से, 25,000 से हार गया। अब उन डब्बों में जो वोट बंद पड़ा हुआ है, अगर उसको ये चेंज करना भी चाहें, जितने बड़े वो वोट हैं, तो बहुत टाइम लगेगा इनको। अब ये जरूर है कि इस वक्त लगे हुए होंगे, मुस्तरद कर रहे हैं, मुस्तरद कर रहे हैं, मुस्तरद कर रहे हैं, मुस्तरद कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसमें भी अदालती फैसले हैं कि किस हद तक वोट मुस्तरद हों, तो उसके ऊपर क्या सवालात उठते हैं और क्या चीज़ें हैं। लिहाजा आपने बिल्कुल नहीं मायूस होना, आपने डटे रहना है और आप आज से कहना शुरू कर दें कि मैं अगले इलेक्शन में भी वोट डालूंगा। 6 माह बाद इलेक्शन हो, 8 माह बाद हो, साल बाद हो, जब भी होगा मैं दोबारा वोट डालने जाऊंगा और वोट डालने के मामले में मैं मायूस नहीं हूं। बाकी है मायूसी, डेफिनेटली है। मैं आपको आखिर में एक बात बता दूं कि मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे कॉल की और वो मुझे कहता है कि पहले उसने मुझे तस्वीर भेजी, दोस्त ने, उनकी वालदा बहुत बीमार हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। तो वो बुज़ुर्ग हैं, वो उनको ना व्हील चेयर पर लेके गए, व्हील चेयर पर लेके गए और लगवाया, उनका वोट डलवाया बिशारत राजा बिशारत साहब के हल्के में। जब रात को हार गए राजा बिशारत साहब हरा दिए गए, तो मुझे इस दोस्त की ना रात को कॉल हुई। कहता है यार मेरी आंखों में ना, कहता है आंसू आ गए जब मैंने, मतलब ये हुआ कि वो हार गए और मैंने, कहता है फिर ना मोबाइल यूज़ करते हो ना, मेरे सामने मेरी वालदा की तस्वीर आ गई, वो जो व्हील चेयर पर उनकी बनाई थी। कहता है मुझे इतनी तकलीफ हुई दिल से कि यार मेरी वालदा बीमार हैं, उनको हम व्हील चेयर पर लेके गए हैं और मेरी वालदा का वोट चोरी हो गया, मेरी वालदा ने किसी और को डाला है और वो जीता भी सही और उसको हरा दिया गया है। तो ये हो रहा है, ये मायूसी डेफिनेटली है, लेकिन मुस्तकिल मायूसी नहीं रखनी, चीज़ें बदलेंगी। और कौन बदलेगा? आप बदलेंगे, किसी और ने नहीं बदलनी। और तवक्को किससे रखें? दो लोगों से तवक्को। एक अपने आप से रखें, अपने ऊपर इन्हिसार करें कि आपके वोट की पर्ची की ताकत है और जिसको आप जिसको आपने वोट दिया है वो मुहिब वतन पाकिस्तानी भी है, वो जुर्रत वाला भी है, वो गैरत वाला भी है, वो बहादुर भी है, वो दिलेर भी है, वो शुजा भी है, वो बावफा भी है। और दूसरा तवक्को रखें अल्लाह की ज़ात से कि जुल्म, जबर, नाइंसाफ़ी की एक हद होती है। मौला अली का जो कॉल है ना कि कुफर का निज़ाम तो चल सकता है लेकिन जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता, और मौला अली का कॉल, जिनको इल्म का दरवाज़ा कहा जाता है, तो उनका कॉल गलत साबित नहीं होगा। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करम करेगा, चीज़ें ठीक होंगी। और बस आपने मायूस नहीं होना और दिल नहीं छोड़ना। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।